बजट सत्र के दौरान आज पहली एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई। बैठक संसद भवन परिसर में आयोजित की गई थी। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित एनडीए घटक दल के तमाम नेता और सभी सांसद शामिल हुए थे। बैठक की शुरुआत में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया। जिस तरीके से 39 देशों के साथ भारत का ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक बताया और भारत के पक्ष में बताया। सभी सांसदों ने जयकारा लगाकर मोदी का अभिनंदन किया कि भारत ट्रेड एग्रीमेंट करने में सफल रहा है। इसके साथ ही बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बात रखते हुए कई मुद्दों को उठाया। विपक्ष जिस तरीके से गतिरोध पैदा कर रहा है, खासतौर पर राहुल गांधी जिन मुद्दों को उठा रहे हैं, उसके बाद विपक्ष हंगामा कर रहा है, इस पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बात रखी। लेकिन सबसे ज्यादा जोर ट्रेड एग्रीमेंट पर हुआ, जो अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और दूसरे देशों के साथ हुआ है। उन्होंने कहा कि अब भारत के पक्ष में पलड़ा मजबूत और भारी हो गया है। साथ ही उन्होंने सांसदों को नसीहत भी दी और कहा कि अगर वो संसद भवन परिसर में हैं तो सदन में मौजूद रहें, अपनी तरफ से वो कोशिश करें कि वो गैर हाजिर न हो। खासतौर पर उन्होंने कहा कि कोरम बेल बजता रहता है, यानी जब सदन में सांसद कम होते हैं तो वहाँ घंटी बजती है। कहा जब घंटी बजने लगती है तो सांसद इधर उधर भागने लगते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके साथ ही सांसदों को उन्होंने कहा कि अपने अपने क्षेत्र के विकास को भी वो सुनिश्चित करें और देखें कि उनके क्षेत्र में क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि वहाँ की अर्थव्यवस्था को वो सुधार दे। यानी ट्रेड एग्रीमेंट से लेकर सदन के अंदर होने वाले हंगामे और संगठन पर तो बात प्रधानमंत्री मोदी ने की ही, साथ ही सांसदों को हर बार की तरह नसीहत दी कि वो जमकर काम करें, क्योंकि उन्होंने कहा कि हजारों कार्यकर्ता बाहर अगर मेहनत करते हैं तो सांसदों को सदन के अंदर भी मेहनत करना चाहिए। सहयोगी प्रेमचंद के साथ विकास चंद्र, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान, जिसे पहले कभी मुगल गार्डन के नाम से जाना जाता था, आज से जनता दर्शन के लिए खोल दिया गया है। दरअसल अमृत उद्यान के अंदर हजारों प्रजाति के फूल पौधे लगाए गए हैं, जो कि लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहते हैं। ऐसे में अमृत उद्यान आज से जनता के लिए खोल दिया गया है और 31 मार्च तक ये खुला रहेगा। हफ्ते में 6 दिन तक लोग बाग अमृत उद्यान के अंदर घूमने के लिए जा सकते हैं। सोमवार को पब्लिक के लिए अमृत उद्यान बंद रहेगा। सोमवार में इसकी साफ सफाई की जाएगी। हालांकि 4 मार्च जिस दिन होली है, होली वाले दिन भी अमृत उद्यान को बंद रखा जाएगा। यानी कि हफ्ते में 6 दिन के लिए अमृत उद्यान को खोला जाएगा, जिसमें आम जनता ऑनलाइन टिकट बुक कर उसको देखने के लिए जा सकती है और वहां के नज़ारे का लुत्फ ले सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट अजय कुमार सिंह के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। दिल्ली के जंतर मंतर पर आज 1 बजे से लगातार गिग वर्कर्स का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, क्योंकि साफ तौर पे गिग वर्कर्स का आरोप है कि उन्होंने लगातार अपने काम के ज़रिए अपनी मेहनत को पूर्णतः प्रयास किए हैं। वहीं उन्होंने आरोप लगाया है कि जिस हिसाब से वो मेहनत करते हैं, घंटों घंटों काम करते हैं, उस प्रकार की सुविधाएं उनको मुहैया नहीं हो पाती हैं। एक ही शिकायत पर उनकी आईडी बंद कर दी जाती है, या फिर अगर इसको कहा जाए कि गिग वर्कर्स जो लगातार कार्य करते हैं, अगर उनकी कोई शिकायत करता है या फिर कोई टेक्निकल समस्या होती है, तत्काल उनकी आईडी को बंद कर दिया जाता है, जिससे उनके कमाने वाले पैसों पर रोक लग जाती है। साथ ही साथ उनके घर चलाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इतना ही नहीं, उन्होंने आरोप लगाते हुए ये भी कहा है कि उनको कंपनी के अंदर में कोई स्थायी नौकरी नहीं है, जिस वजह से उनका बीमा या फिर उन्हें अन्य सुविधाएं मिलती हों। कड़ी मेहनत करने के बाद भी उनको पूरी तरह से कंपनियों की ओर से लाभ नहीं मिल पाता है। हालांकि इससे पहले भी 26 जनवरी को लेकर भी उन्होंने हड़ताल की थी, और 26 जनवरी से अगर पहले की बात की जाए तो लगातार गिग वर्कर्स लगातार हड़ताल करते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पे देखा जा सकता है कि आज बड़े पैमाने पर ऑनलाइन डिलीवरी ऐप और प्लेटफॉर्म के जितने भी लोग हैं, वो सभी एक बैनर तले आते हुए जंतर मंतर पर नजर आए और उन्होंने वहाँ पर धरना प्रदर्शन करना शुरू किया। उन्होंने काम को बंद करने का फैसला लिया है। ऐसे में अब तमाम लोगों की निगाहें इन वर्करों पर टिकी हुई है, जो खास तौर से घर के अंदर में अपने सामान की जो डिलीवरी है वो इन्हीं ऐप के जरिए ऑनलाइन माध्यम से कराते हुए नज़र आते हैं। तमाम आरोप गिग वर्कर्स लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। देखना ये होगा आने वाले समय में क्या इनकी मांगे पूरी की जाती है या नहीं, क्योंकि ये बड़े पैमाने पर अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन करते हुए दिल्ली के जंतर मंतर पर आज नजर आए हैं। बुढ़ेन राकेश के साथ से ये 2 असली न्यूज़ स्टेट, दिल्ली।
लंबे इंतजार के बाद भारत और अमेरिका के बीच बहुप्रतीक्षित व्यापार समझौते का ऐलान होते ही भारतीय शेयर बाजार में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। इस ट्रेड डील के तहत अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर लगने वाले टैरिफ 50% से घटाकर 18% कर दिया है, जिससे निवेशकों का भरोसा मजबूत हुआ है। इसी सकारात्मक संकेत का असर बाजार के प्री ओपनिंग सेशन में भी दिखने लगा। निफ्टी करीब 1200 अंकों की बढ़त के साथ खुला, जबकि सेंसेक्स में लगभग 3800 अंकों की जबरदस्त छलांग देखने को मिली। सोमवार को 81,666 के स्तर पर बंद होने के बाद आज सेंसेक्स 85,000 के ऊपर खुला। वहीं निफ्टी 50 भी अपने पिछले अंक 25,088 से उछलकर 26,000 के पार खुलता नजर आया। भारत अमेरिका के ट्रेड डील से जुड़े इस बड़े अपडेट पर निवेशकों की नजर अब आगे के सेक्टोरल मूवमेंट पर बनी हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश वाजके के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। 18 फरवरी से यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। 10वीं और 12वीं की जो परीक्षा होगी वो 24 दिन के भीतर पूरी करा ली जाएगी। यूपी बोर्ड ने बाकायदे 2 दर्जन से ज़्यादा ऐसे जिले हैं जिसको अति संवेदनशील घोषित किया है, यानी यहाँ नकल की संभावनाएं हैं और अधिकारियों को तैयार रहने के लिए कहा है। उत्तर प्रदेश बोर्ड एशिया का सबसे बड़ा बोर्ड है और सबसे बड़ी संख्या में छात्र इसमें पढ़ते हैं। 10वीं और 12वीं की परीक्षा कराना एक बड़ा चैलेंज उत्तर प्रदेश सरकार के लिए होता है। पिछले कुछ सालों में नकल के मामले आए थे, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तय कर दिया था कि नए कानून के माध्यम से नकल कराने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त सजा दी जाएगी, उनके खिलाफ बड़े एक्शन होंगे। कई एक्शन हुए भी, कई ऐसे एक्शन थे जिनकी तस्वीर भी सबके सामने आई। यूपी बोर्ड भी ये तय कर चुका है कि इस बार भी नकल विहीन परीक्षा कराई जाएगी। इसके लिए नए नियमों का प्रावधान जो किया गया है उसके तहत नकल कराने वालों पर एक्शन लिया जाएगा। इन्हीं छात्रों को भी इस बात से चैतन्य रहने के लिए कहा गया है कि सोशल मीडिया पर अगर किसी तरह की कोई अफवाह फैलाई जाती है तो उस पर छात्र ध्यान न दें। उत्तर प्रदेश बोर्ड छात्रों के हितों के लिए पूरी तैयारी से खड़ा हुआ है। लखनऊ से उड़ेल राम के साथ निखिल शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। अंकिता भंडारी मर्डर केस के नए खुलासों की सीबीआई जांच शुरू हो गई है। कल सीबीआई ने दिल्ली में अज्ञात वीआईपी के नाम एक मुकदमा दर्ज करके अपनी जांच शुरू कर दी है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि सीबीआई की टीमें उत्तराखंड भी आ गई है, जिनसे उन्हें पूछताछ करनी है, वो आगे की कार्रवाई अब करेगी। आपको याद होगा कि दिसंबर के महीने में अभिनेत्री उर्मिला सनावर के नए खुलासों को लेकर के जो उन्होंने वीडियो ऑडियो के माध्यम से अपने फेसबुक, अपने सोशल मीडिया के माध्यम से जिन भाजपा नेताओं के नाम लिए थे, उसके बाद पूरे उत्तराखंड में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था। पिछले महीने की यानी 9 जनवरी को मुख्यमंत्री ने विरोध प्रदर्शन को देखते हुए इस नए खुलासों की सीबीआई जांच की घोषणा कर दी। उसके बाद आदेश हो गया और कल रात यानी 2 फरवरी को सीबीआई ने अज्ञात वीआईपी के नाम दिल्ली में मुकदमा दर्ज किया और अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। सूत्रों की माने तो 2 टीमें उत्तराखंड पहुंच चुकी हैं और अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही हैं। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। जयपुर का एसएमएस अस्पताल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा अस्पताल बनने जा रहा है, क्योंकि इसमें जो बेड की संख्या है करीब 9,500 होने वाली है। अभी तक माना जा रहा है कि एसएमएस अस्पताल में करीब 7,000 बेड की संख्या है और उसे 2,500 के लगभग बढ़ाया जा रहा है। दुनिया में बात की जाए तो अभी तक करीब 7,500 सबसे ज़्यादा बेड के हॉस्पिटल हैं, लेकिन उससे ज़्यादा संख्या अगर बात की जाए तो जयपुर के एसएमएस अस्पताल की होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर महिला चिकित्सालय की बात की जाए, जनना हॉस्पिटल की बात की जाए, कैंसर हॉस्पिटल की बात की जाए, जो कि एसएमएस अस्पताल से जुड़े हुए जो हॉस्पिटल हैं। इसके अलावा मेरे पीछे जो देख रहे हैं आईपीडी टावर जो बनने जा रहा है, आयुष्मान आईपीडी टावर, इसके अंदर भी बेड की एक बड़ी संख्या बढ़ाई जा रही है। ये टावर भी माना जा रहा है कि 2027 तक शुरू हो जाएगा और जैसे ही ये आईपीडी टावर, जो कि जयपुर की सबसे
ऊंची बिल्डिंग मानी जाती है, बहुमंजिला इमारत मानी जाती है, जिसमें करीब 14 फ्लोर तक का काम अब पूरा हो चुका है। ऊपर के जो काम है मंजिला, उनके काम अभी चल रहे हैं। ये आईपीडी टावर जब पूरा हो जाता है और साथ ही जो अन्य अस्पताल हैं उनमें बेड की संख्या जो बढ़ाई जा रही है, उसके बाद करीब 9,500 से ज़्यादा एसएमएस अस्पताल में बेड की संख्या होगी और उसके बाद में दुनिया का सबसे बड़ा अस्पताल जिसमें सबसे ज़्यादा बेड होंगे वो एसएमएस अस्पताल होगा। वीडियो जर्नलिस्ट राजू चौधरी के साथ में शरद पुरोहित, जयपुर। राजधानी लखनऊ में केजीएमयू मतलब किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी अपने आप में बेहद फेमस है और ख़ास तौर पे टर्शरी लेवल का जो यहाँ इलाज है, ट्रॉमा सेंटर में हम लेकर आए हैं। ख़ास तौर पे दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आपातकाल के जो मरीज होते हैं उनको लाया जाता है। लगातार आपातकालीन निकास जो है, जो यहाँ पे गेट बना हुआ है, भीड़ और भीड़ के साथ साथ यहाँ पर मरीजों का लगातार तांता है। अब आता है कि अगर मेडिकल की भाषा में बात करें तो गोल्डन आवर मतलब होता है कि उस 1 घंटे में मरीज को अगर सही समय पे सही इलाज मिल जाए तो उसकी जान बच जाती है। डॉक्टर भास्कर अग्रवाल है हमारे साथ। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो यही हम जानना चाहेंगे कि पहले की व्यवस्था क्या थी, अब नया बदलाव क्या है? इसका मतलब ये है कि जो मरीज़ों के लिए, जैसे आपने बताया गोल्डन आवर, तो ये गोल्डन आवर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 24 आवर्स। तो केजीएमयू में ये व्यवस्था अभी लागू करी गई है कि कोई भी मरीज़ जो यहाँ पे आएगा पहले 24 घंटे उसे इलाज फ्री दिया जाएगा। उसकी जो इन्वेस्टिगेशंस जो उसे ज़रूरत होगी वो फ्री होंगी। जो दवाएं उस पर लिखी जा रही हैं, हमारा HRF काउंटर होता है हॉस्पिटल रिवॉल्विंग फंड का, उस पर एक काउंटर अलग बनाया गया कि जो इस तरह के 24 आवर्स वाले हैं उनको दवाएं भी उसमें फ्री दी जाएं। ये इसका पर्पज़ ये है कि किसी के पास पैसे नहीं है, कभी कोई रसीद नहीं कटा पा रहा है, कोई रात बिरात आया, कोई अकेले आया, कोई लावारिस है, उन सब की मदद पूरी तरह से हो सके और पहले 24 घंटे अच्छे से इलाज हो पाए। नया प्रयास है जहां पर मरीज को गोल्डन आवर, गोल्डन मिनट और बिना किसी खर्चे के हर वो इलाज मिलेगा जो उसे मिलना चाहिए, उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए बेहद ज़रूरी है। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इसी माह शुरू होने की जो तैयारियां हैं वो काफ़ी तेज़ नज़र आ रही हैं। एयरपोर्ट की सिक्योरिटी को लेकर एयरड्रोम लाइसेंस देने से पहले 25 ऐसे बिंदुओं पर आपत्ति जताई गई थी जो सुरक्षा मानकों पर खरे नहीं उतर रहे थे। उन तमाम बिंदुओं को क्लियर कर लिया गया। एयरपोर्ट बनाने वाली कंपनी और यमुना प्राधिकरण के अधिकारी लगातार सुरक्षा के लिए जो आपत्तियाँ थी उनको दूर करने का काम कर रहे हैं और अब इसी महीने एयरोड्रोम लाइसेंस जो है वो मिल जाएगा और लाइसेंस मिलने के बाद उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। उसको लेकर तैयारियां फिलहाल तेज कर दी गई हैं। शुरुआती तौर पर यहां से जो कॉमर्शियल फ्लाइट उड़ाई जानी है उसमें इंडिगो और एयर इंडिया की तरफ से आवेदन भी कर दिया गया है। इंडिगो 47 शहरों के लिए जो है वो फ्लाइट चलाएगा। इसके अलावा अगर एयर इंडिया की बात की जाए तो 7 शहरों के लिए कॉमर्शियल फ्लाइट चलाएगा। उद्घाटन की तारीखें फिलहाल कभी भी घोषित की जा सकती हैं और माना जा रहा है कि तमाम जो सुरक्षा के उपकरण हैं उनका काम पूरा करने के बाद अब जो लाइसेंस है जल्द ही नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिलने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट यश शर्मा के साथ अमित चौधरी, न्यूज़ स्टेट, ग्रेटर नोएडा। राजधानी लखनऊ में जहां हर तरफ आपको भीड़ भाड़ वाले इलाके दिखाई पड़ेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ सीजी सिटी में एक ऐसी जगह है जहां पर जो अपने शांतिपूर्ण वातावरण के लिए पहचानी जाती है और जो वेटलैंड प्रेमी हैं वो यहाँ पर आते हैं। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। सीजी सिटी का इलाका है, हम जिस टावर में बैठे हैं ये वॉच टावर बनाया गया है और इसके ऊपर से बाकायदे आप पूरा जायजा ले सकते हैं और इसकी जो निर्माण है वो बहुत तेज़ी के साथ चल रहा है और लगभग 12 करोड़ की लागत से इसे दोबारा जो है वो दुरुस्त किया जा रहा है, इसका रंग रोगन किया जा रहा है। पानी की गुणवत्ता को लेकर भी काम हो रहा है। अगर हम बात करें तो लगभग 37 एकड़ क्षेत्र में ये पूरा वेटलैंड जो है वो फैला हुआ है। तो यहाँ पर जो पानी है उसकी साफ़ सफाई, उसकी गुणवत्ता को लेकर भी काम हो रहा है ताकि जो यहाँ पर पशु पक्षी आते हैं उनको किसी तरह की समस्या ना हो। दर्जनों प्रकार के पक्षी यहाँ पर इस वक्त खास करके ठंड के मौसम में यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं और यही वजह है कि शहर से भीड़ भाड़ से दूर लोग
शहर के बीचों बीच लगभग अब कहें तो एक हिसाब से इस इलाके में आकर एक सुकून की तलाश में बैठते हैं। तो लखनऊ में ही है ये, और लेकिन भीड़भाड़ इलाके से थोड़ा दूर, लेकिन शहर के बीचों बीच। लखनऊ से उर्दन सरराम के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। न्यू नोएडा को लेकर नोएडा प्राधिकरण के नए सीईओ कृष्णा करुणेश द्वारा एक प्रस्ताव शासन को भेजा गया। इस प्रस्ताव के मुताबिक बुलंदशहर, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद के जिन 80 गांवों का अधिग्रहण किया जाना है, उन 80 गांवों में जमीन की खरीद और बिक्री पर करने से पहले नोएडा प्राधिकरण की अनुमति लेनी जरूरी होगी। ये कदम इसलिए उठाया गया है ताकि अधिग्रहण से पहले जो लोग वहाँ पर सक्रिय हो गए जमीन की बिक्री और खरीद को लेकर, अवैध निर्माण को लेकर, उन लोगों पर नकेल कसी जा सके, ताकि प्राधिकरण की जानकारी में ये तमाम चीज़ें रहें कि जो अधिसूचित गांव हैं जिनमें नया नोएडा बसाना है, उन गांवों की ज़मीन प्लान के हिसाब से अधिग्रहण की जा सके। इसको लेकर नोएडा प्राधिकरण द्वारा ये प्रस्ताव भी रखा गया है कि अगर कोई किसान अपनी ज़मीन बेच सकता है तो वो पहले प्राधिकरण से संपर्क करे और 11 महीने का एग्रीमेंट किया जाए। अगर 11 महीने के दौरान प्राधिकरण उस ज़मीन को लेने में सहमत नहीं है, उसके बाद वो अपनी ज़मीन बेच सकता है। इस पूरे प्रस्ताव को नए सीईओ के द्वारा शासन को भेज दिया गया है। शासन की मोहर लगने के बाद इस प्रस्ताव को पास किया जाएगा, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कोई भी नया शहर बसने के दौरान अवैध कॉलोनी बसाने वाले लोग, अवैध निर्माण करने वाले लोग सक्रिय हो जाते हैं। तो न्यू नोएडा में इस तरीके के लोग सक्रिय ना हो और उन पर पहले से नकेल कसी जा सके, इसलिए नोएडा प्राधिकरण के नए सीईओ कृष्णा करुणेश द्वारा ये फैसला लिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट यश शर्मा के साथ अमित चौधरी, न्यूज़ स्टेट नोएडा। उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड के खत्म होने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। पिछले साल गैरसैंण में आयोजित सत्र में सरकार ने एक कानून पारित किया था, जिसके तहत जितने भी अल्पसंख्यक समुदाय के शिक्षण संस्थान हैं, उनको रन करने के लिए एक प्राधिकरण का गठन होना था। सरकार ने उस प्राधिकरण का गठन आज कर दिया है और ये इस प्राधिकरण के पहले अध्यक्ष बनाए गए हैं सुरजीत सिंह गांधी, जो रुड़की के रहने वाले हैं और रिटायर्ड प्रोफेसर हैं। इसमें 8 सदस्य भी नामित किए गए हैं, नियुक्त किए गए हैं। और मज़े की बात यह है, अल्पसंख्यक समुदाय जो सबसे बड़ा है वो मुसलमान हैं और मुस्लिम वर्ग से मात्र 8 सदस्यों में से 1 सदस्य नामित हुए हैं, वो भी जो रिटायर्ड प्रोफेसर हैं अल्मोड़ा विश्वविद्यालय के, और उनको डॉक्टर सैयद अली हामिद जो रिटायर्ड प्रोफेसर हैं उनको सदस्य नामित किया गया। यानी 8 सदस्यों में से 1 मुस्लिम होगा और मदरसा बोर्ड खत्म होने के बाद ये प्राधिकरण काम करेगा। इसके साथ ही कुछ पदेन सदस्य भी इसमें रखे गए हैं। एक रिटायर्ड IAS हैं, उनको भी, चंद्रशेखर भट्ट, उनको भी इसमें बतौर सदस्य नामित किया गया है। अब ये प्राधिकरण अपना काम करना शुरू करेगा और इस काम करने के साथ साथ ही कुछ जैसे DG एजुकेशन हैं या जो शैक्षिक अनुसंधान परिषद के निदेशक हैं, तो उनको भी पदेन सदस्य के तौर पर इसमें रखा गया है। प्राधिकरण कब से काम करना शुरू करेगा ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन आज से अस्तित्व में आ गया है। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज़ स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। फर्जी फर्म बनाकर करोड़ों रुपए की आयकर विभाग को चपत लगाने वाले गिरोह का इटावा पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। करीब 7 करोड़ 3 लाख रुपए की GST चोरी के मामले में 5 अभियुक्तों को इटावा पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनके पास से लैपटॉप और कई फर्जी बिल बरामद हुए हैं। दरअसल ये सभी अभियुक्त अलग अलग फर्में फर्जी बनाकर उनमें से फर्जी बिल बनाकर करोड़ों रुपए निकाल लेते थे, जिसके बाद आयकर विभाग को चपत लगाते थे। जिसके बाद आयकर विभाग ने शिकायत कर भिन्न भिन्न थानों से 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे ही मामले की जांच कर रही है और सभी अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया है। इटावा से आशुतोष वाजपेयी, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। राजस्थान सरकार की ओर से पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की नीतियां बनाई गई है, लेकिन राजस्थान में बात की जाए तो पिछले कुछ सालों से विदेशी पर्यटकों की संख्या गिरती जा रही है। शहर के किसी भी मॉन्यूमेंट पे आप चले जाते हैं तो वहां पर अब विदेशियों से ज़्यादा देसी पर्यटक ही नज़र आते हैं। हालांकि देसी पर्यटकों की डोमेस्टिक की बात की जाए तो संख्या में हर साल इजाफा होता जा रहा है, लेकिन वहीं फॉरेनर टूरिस्ट की बात की जाए तो फॉरेनर टूरिस्ट हर साल उनका आंकड़ा संख्या कम होती जा रही है, जिसके पीछे के कारण माने जा रहे हैं कि कई लपके इन इस तरह के जो टूरिस्ट पैलेस हैं वहाँ पर मौजूद रहते हैं, कई बार परेशान करते हुए नज़र आते हैं। दूसरा, सुरक्षा को लेकर भी माना जाता है कि कहीं ना कहीं असहजता जो विदेशी टूरिस्ट हैं वो महसूस करते हुए नज़र आते हैं।
और उसके अलावा कुछ ऐसे वीडियो भी वायरल हुए हैं जहां पर उनके साथ गलत व्यवहार करते हुए दिखाई दिए हैं यहाँ के जो लोग हैं वो। और इसके चलते माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं विदेशी टूरिस्ट हैं वो राजस्थान में कम होने लगे हैं। लेकिन पर्यटन विभाग फिर से एक बार कोशिश में लगा हुआ है कि उनकी संख्या को किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है, किस तरीके से राजस्थान की जो पॉजिटिव इमेज है वो उन तक पहुंचाई जा सकती है। इसको लेकर के पर्यटन विभाग अपनी तरफ से कोशिशें करते हुए दिखाई भी देता है। वीडियो जर्नलिस्ट राजू चौधरी के साथ में शरद पुरोहित, जयपुर। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।